नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। क्योंकि हमारे जो एग्जाम है ये 2 3 4 माह का जो समय है ये एग्जाम से भरपूर है। यानी एग्जाम जो है वो लगातार एग्जाम है, तो इसका मतलब हमारी तैयारी भी फास्ट और लगातार चलनी चाहिए। इधर हम लोगों के एग्जाम जो लगे हैं तो 1 माह बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर के ठीक बाद पीजीटी का है, पीजीटी के बाद मुझे लगता है टीजीटी का है और टीजीटी के ठीक बाद एलटी का मेन एग्जामिनेशन है। और इसी बीच के दौरान में आपका जीआईसी का एग्जाम लगा है। और इन एग्जाम के खत्म होते होते हम लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि टीजीटी और पीजीटी की एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो जल्दी ही 2 3 माह में 4 माह में देखने को मिलेगी। तो अगर हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाकर रखते हैं तो कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। और आपने देखा है कि एलटी के एग्जामिनेशन में हर तीसरा चौथा जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ही है। तो रिजल्ट की मैं पहले गारंटी लेता हूं, पहले मैं भी बता चुका हूं। 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी के फाइनली सिलेक्ट है। प्री जो क्वालिफाई है जीआईसी में जैसे पहले हुआ था उसका प्री या एलटी का प्री, इनमें तो गिनती ही मैं नहीं बता सकता। और दूसरा तीसरा क्वालिफाई है। तो इसलिए आज ही जुड़िए, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। आज ही आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कंटेंट की मैं गारंटी देता हूं, सिलेक्शन अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो उसकी भी गारंटी है, अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिए, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और विशेष क्वेश्चन है, थोड़े से अटपटे क्वेश्चन है जो आपके सोचने की व्यवस्था को, छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उनसे जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो अक्सर आप क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, भूलवश गलत कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, या मतलब ऊपर ऊपर का हम लोग पढ़ लेते हैं, डीपली नहीं पढ़ते हैं। वहां से जब क्वेश्चन पूछता तो कैसे गलत होते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कम से कम 10 क्वेश्चन आप सिलेक्ट मतलब होंगे। यहां अगर आप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने 100 क्वेश्चन देखे। वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होता है, लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसको हम LHC के नाम से जानते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो कहता है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है एंटीना मॉलिक्यूल का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो हम आपको जानकारी दे दें, एक पिक्चर मैं जरूर बनाऊंगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप जब जेड स्कीम देखते हैं, क्या देखते हैं, जेड स्कीम देखते हैं, तो जेड स्कीम जो आया था ये जीआईसी के मेंस में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, जीआईसी के मेंस में जेड स्कीम पूछी गई थी। यह एलटी में भी, एलटी के मेंस की अगर हम बात करें, अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन ये बता रहे हैं उसकी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट पास है तो उनकी भी समस्या। तो एलटी के मेंस में फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनेगा, पढ़ के बहुत जाइएगा। ठीक है, तो जेड स्कीम जब देखते हैं तो जब अगर यहां देखेंगे लाइट हार्वेस्टिंग जो सिस्टम ये पाया जा रहा है, लाइट हार्वेस्ट, यहां क्या होता है, यहां जब यहां H2O टूटता है, क्या टूटता है H2O, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, और हमारे पीछे आ रहा होगा प्लस O। ठीक है, ये बनता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां आता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, कहा जाता है, एक्सेप्टर के पास जाता है। और यहां से फिर कहा जाता है, LHC, यानी ये क्या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, ये और ये नहीं, ये सेकेंड और ये फर्स्ट होता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, के पास जाता है। जहां आपने देखा होगा जेड स्कीम में लास्ट में NADPH2 का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। क्या पड़ती है, लाइट। यहाँ भी क्या पड़ती है, लाइट। तो ये क्या करता है, तो ये यहाँ इसके अंदर
टू कैप्चर द ट्रांसफर फोटॉन एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। इसका काम होता है लाइट को कैप्चर करना, जो फोटॉन एनर्जी होती है उसको रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर करना, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से मूव करता हुआ यहां से आगे बढ़े। तो इसका ऑप्शन होगा टू कैप्चर, पकड़ना, ट्रांसफर करना फोटॉन एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 पर नजर डालेंगे, कहता है इन C4 प्लांट क्रेंज एनाटॉमी वेयर इज द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज लोकेटेड। कहता है जो C4 प्लांट होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। कहता है यहाँ जो पेप फास्फोइनोल जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ये कहाँ पाया जाता है? C4 प्लांट में। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल ऑफ सीथ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पहले आपको बता दें क्रेंज एनाटॉमी पाई किस में जाती है? तो ये पाई जाती है C4 प्लांट में। C4 प्लांट में पाई जाती है। C4 प्लांट को हम और किसके नाम से इस साइकिल को जानते हैं? तो C4 साइकिल में पाई जाती है, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ये कहा इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैक साइकिल पाए जाते हैं। आप यहां से फिर क्वेश्चन उठता है कि C4 कौन से प्लांट हैं जिनको C4 प्लांट कहते हैं? तो जनरली शुगर केन को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुगर केन, मेज को यानी मक्का को, एमरेंथस, एमरेंथस ध्यान में रखना, और एट्री फ्लेक्स। ये नाम आप एग्जाम में रट के जाना। अक्सर टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में अक्सर पूछ देता है कि इनमें C4 प्लांट कौन है। अक्सर आपको वहां शुगर केन या मेज दिया रहता है। मान लेते हैं कि शुगर केन और मेज ना दिया हो तो आप इसको भी रट के रखा गया, एमरेंथस और एट्रिप्लेक्स। इन दोनों को भी आपको रट के रखना है। ये मतलब मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन उठाता है तो ये आपको समझ में आ गया। तो क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जा रही है? C4 प्लांट में पाई जा रही है। C4 प्लांट मुख्यतः कौन है? शुगर केन, मेज, एमेंथस और एट्रिप्लेक्स। ठीक है, ये टीजीटी में कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको पूछता है कि पिप कार्बोक्सिलेज कहाँ पाया जाता है? ये आपसे पूछ देता है पिप कार्बोक्सिलेज। तो पिप कार्बोक्सिलेज जो पाया जाता है वो मीजोफिल सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये जो पिप कार्बोक्सिलेज है वो पाया जाता है मीजोफिल में। पिप जो कार्बोक्सिलेज है वो कहाँ पाया जा रहा है? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल ही सेल में ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाने वाला अगर पूछेगा तो यह पूछता है कि ऑक्सैलो एस्टिक एसिड कहाँ बनता है। क्योंकि वहां बंडल ऑफ शीथ भी पाई जा रही है, वहां मीजोफिल सेल भी पाई जा रही है। तो जो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनता है वो कहाँ बनता है? मीजोफिल सेल में। दूसरा, मीजोफिल सेल में एक और चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि मीजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को जो होता है वो absent होता है। absent होता है। क्या होता है? absent, absence होता है। absence यानी अनुपस्थित होता है। क्या होता है? absence होता है, अनुपस्थित होता है। कहाँ? मीजोफिल सेल में। लेकिन अगर वो बंडल ऑफ शीथ में कहेगा, अगर वो बंडल ऑफ शीथ में कहेगा तो रूबिस्को प्रेजेंट रहता है। ध्यान में रखना मित्र, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन तब भी ठीक है मगर फोटोसिंथेसिस हमें भी नहीं पसंद है। बहुत मतलब घुमाता है और अक्सर दिमाग कंफ्यूज बना रहता है। क्योंकि उसमें कई साइकिल है। C3 पढ़ो, फिर C4 पढ़ो, फिर कैम पढ़ो, फिर फोटो रेस्पिरेशन पढ़ो, हाँ, फिर कीमो ऑस्मियोसिस पढ़ो। तो इसमें सब मिक्सअप हो जाता है, फिर कुछ समय बाद याद ही नहीं रहता रूबिस्को कहाँ है, पेप कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ रूबिस्को जो है वो बंडल ऑफ शीथ में पाया जा रहा है। मीजोफिल सेल में पाया जा रहा है कहाँ? ये C4 प्लांट की बात बता रहा है। मीजोफिल में पाया जा रहा है पेपेज, और रूबिस्को अब्सेंस है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है। और बंडल ऑफ शीथ में ध्यान में रखना, जो पिप है, कौन? पिप,
जो पेपेज एंजाइम है वो एब्सेंट है, एब्सेंस है, यानी अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है, या एब्सेंट है या एब्सेंस है। और कहा? पेपेज। कहा? बंडल ऑफ सीट में। अब यहां क्वेश्चन पूछेगा किस कोशिकाओं में, क्रेंज एनाटॉमी में किन कोशिकाओं में पेपेज अनुपस्थित हो, तो आंसर लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? बंडल ऑफ सीट में। किसमें प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। और एक चीज विशेष याद रखना, जनरली ध्यान ना दिया होगा पढ़ते समय, कि जो बेसिक पाथवे है, बेसिक पाथवे है शुगर फॉर्मेशन का, शुगर फॉर्मेशन का, निर्माण का, वो C3 एंड C4 प्लांट में कॉमन है। ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना, दोनों में कॉमन है। बेसिक पाथवे की बात कर रहा है, ये नहीं कि नहीं बिल्कुल कॉमन साइकिल नहीं, अलग है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कभी पूछते ही तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे थर्ड की। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? एट विच स्टेप डज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कब होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कई सारे स्टेप आप पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में आपको ग्लूकोज से लेके लास्ट में पायरुविक एसिड बनने तक मल्टीपल आप स्टेप पढ़ते हैं। एक स्टेप नहीं पढ़ते हैं, मल्टीपल स्टेप पढ़ रहे हैं। फिर वो कहता है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहां पाया जाता है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब जहां एटीपी प्रोड्यूस हो रही हो। इसका मतलब क्या है? जहां एटीपी बन रही हो उसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट जहां एटीपी बन रही हो। तो जब हम मल्टीपल चरण देखते हैं इसके, तो जो एसएलपी होती है, एसएलपी का मतलब स्टेट लेवल फास्फोराइलेशन जहां होता है वो कहां पाई जाती है? तो केवल 2 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप हैं जहां एटीपी बनती है। कहां बनती है? 2 स्टेप ऐसे हैं जहां एटीपी बनती है। वो 2 स्टेप कौन से हैं? अगर हम उन 2 स्टेप की बात करेंगे तो मुझे लगता है पिक्चर अगर दिखा दी जाए तो ज्यादा मजा आएगा ना, ऐसा है ना? चलो मैं पिक्चर दिखाता हूं। तो अगर हम यहाँ नजर डालेंगे, ये हमारी क्या है? ये क्रेब साइकिल है, वो सॉरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। ग्लाइकोलिसिस में देखिएगा एटीपी का जो निर्माण हो रहा है ये 2 स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप आपको ये देख रहे हैं, एक स्टेप ये है, और दूसरा स्टेप हमारा ये है। 2 स्टेप में हो रहा है। तो कहा हो रहा है? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, एक तो यहां हो रहा है एटीपी का निर्माण, दूसरा 2 फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है, यहां हमारा एटीपी का निर्माण। तो 2 स्टेप ऐसे हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है जहां एटीपी बन रहा है। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो वहां क्या हो रहा है? कन्वर्जन 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट टू 3 फास्फोग्लिसरेट। तो आंसर हमारा होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। समझ में आया कहानी पूरी? कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो हो रहा है, यानी ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, यहां लिखा है ग्लाइकोलिसिस, वो 2 स्टेप है। कौन सा स्टेप है? 2। ठीक है, बाकी दोनों हमने आपको ये बता दिए हैं। एक 2 फास्फो, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, और ये वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये वाला हम सही करेंगे। उसने कहा है 3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये एक हमारा स्टेप है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमारा सही होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्यूरिंग फोटो रिस्पिरेशन। ये फोटो रिस्पिरेशन से हमारे पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, और
टीजीटी 2021 में भी क्वेश्चन यहाँ से बना था। उसने C2 साइकिल पूछ लिया था कि C2 साइकिल किससे कहते हैं। मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसने पूछा था C2 साइकिल कैसा है। तो एक्चुअली में चाहे आप हूँ चाहे मैं हूँ, जनरली ये पढ़ लेते हैं C2 साइकिल, सॉरी C3 साइकिल, C4 साइकिल, यही पढ़ लेते हैं और बस हो गया। ठीक है, कैम साइकिल, फोटो और रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। कभी बहुत लोग कम पढ़ते हैं कि C2 साइकिल फोटो रिस्पिरेशन को कहते हैं, मगर जब ये क्वेश्चन आया तो लोगों को चकरा दिया। C2 साइकिल को पीसीओ, ये क्वेश्चन पूछा था कि पीसीओ का फुल फॉर्म पूछा था शायद एक एग्जाम में, कि पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीओ किसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पीसीओ का, C2 साइकिल को पीसीओ भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कार्बन ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। इसे ही C2 साइकिल को ही हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं किसको, C2 साइकिल को, ध्यान में रखना। और ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए जानते हैं। तो उसमें फोटो, और दूसरा तो फोटो डिस्पिरेशन तो आप सब जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के भी नाम से, या इतने नाम है, C2 साइकिल, पीसीओ या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, इतने नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसने की थी, इसकी C2 साइकिल की या पीसीओ की, सब कॉमन नेम है, एक ही नाम है। तो इसको जो डिस्कवर करने का श्रेय जाता है वो जाता है डेकर को। किसको जाता है, डेकर एंड, मैंने लिखा है जब क्लासें पढ़ाई है को, टाइप और डेकर को जाता है। ठीक है, अच्छा, उसने पूछा कि इसमें और सेल ऑर्गेनेल जो यूज होते हैं उसमें सेरीन फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, सेरीन फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, जो सेरीन होता है वो ग्लाइसिन से किस सेल ऑर्गेनल्स में हमें बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये उसने पूछा है, समझ में आया क्या, किस में बनता हुआ दिखाई देता है। तो अगर यहाँ हम चलेंगे तो यहाँ चलने के लिए हम यहाँ ऑप्शन करेंगे, इसको हम दिखाना मुनासिब तो आप अब देखिएगा यहाँ तीन ऑर्गन्स काम करते हैं। यहाँ कितने सेल ऑर्गन्स काम करते हैं, ये तीन। कौन कौन से करते हैं, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, तीन। पहला जो ऑर्गन्स है वो है क्लोरोप्लास्ट काम करता है। दूसरा हमारा ऑर्गन्स पेरोक्सीसोम काम करता है। और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। उसने यहाँ पूछा है कि, क्या पूछा है कि जो सेरीन से क्या बोलता है, ग्लाइसिन किस में बनता है, सेरीन से ग्लाइसिन किस में बनता है। ठीक है, यही तो पूछा हुआ है, सेरीन से या ग्लाइसिन से सेरीन, यही पूछा है ना। तो वो कौन सा होगा, देखिएगा, ये पूरी की पूरी साइकिल है। और जो क्लोरोप्लास्ट में है वो क्या बनता है, फास्फोग्लाइकोलेट से ग्लिसरेट बनता है, और ग्लिसरेट से ग्लाइकोलेट, और ग्लाइकोलेट से लास्ट में ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन से क्या बनता है, शेरिन बनता है। ग्लाइसिन से क्या बनता है, शेरिन। और शेरिन से क्या बनता है, ग्लिसरेट पेरोक्सीसोम में। और ग्लिसरेट से फिर C3 साइकिल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चक्र है फोटो रेस्पिरेशन का। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं और आंसर करते हैं। कहता है यहाँ ऑर्गेनल से सेरीन जो है फार्म्ड बनती है फ्रॉम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से सेरीन किसमें बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर यहां देखेंगे तो ग्लाइसिन से सेरीन किसमें बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमने आपको इसीलिए दिखाया, ये पिक्चर बनाना मुनासिब नहीं था, तो इतना बड़ा पिक्चर हम बनाते तो बहुत टाइम लगता। तो हम अगर एक बार पिक्चर देख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 5 पर। फिर कहता है, हु एक्ट्स एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है। तो जो
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ईटीएस होता है, क्या होता है ईटीएस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारी पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, H2O जो बनता है, H2O बाई प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनता है? जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेस मिनिमम फी पर अवेलेबल है, इतने मिनिमम पर जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी। केवल देखिए, जो वो जो गणतंत्र दिवस था तब से ऑफर लाया गया था, केवल 1199 में। तो हमारा वो, चाहे विजेता बैच आप लीजिए, चाहे लक्ष्य लीजिए, लक्ष्य बैच लीजिए, ठीक है, इनमें से कोई बैच लीजिए, 1199 का है, या फिर संकल्प लीजिए, ठीक है, 1199 का। इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल है, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास अवेलेबल है, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्कशन अवेलेबल है। इसके अलावा आपको 1,500 पीडीएफ की लाइब्रेरी अवेलेबल है। इसके अलावा एलटी मेंस के आपकी समस्याओं को देखते हुए, चूंकि हर तीसरा स्टूडेंट पास है, सब लोग बहुत दबाव डाल रहे थे कि सर कैसे होगा, तो आपकी सुविधाओं के लिए हमने एलटी मेंस के लगभग 10 मॉडल पेपर आपको अवेलेबल कराए हैं, बिल्कुल पेपर फॉर्मेट में। इसके अलावा मेंस लिखने के लिए हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल कराए। इसके अलावा एलएन मॉड्यूल्स अवेलेबल कराए हिंदी और इंग्लिश में। ये सब फ्री ऑफ कास्ट आपको हम दे रहे हैं, केवल 1199 में। यदि आप प्रैक्टिस से, देखिए, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर आप तैयारी चाहे टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए। क्योंकि आप पढ़ते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं या हम पढ़ते समय हड़बड़ा जा रहे हैं? जैसे हमने एलटी का जो प्री एग्जामिनेशन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आया कि सर पूरा का पूरा आपने पढ़ाया था, और हमने जब शुरू में पेपर देखा तो इतने खुशी हुए कि आज हम मतलब टॉप मारेंगे जाके। बोले मगर सर जैसे ही ऑप्शन वहां देखे तो ऐसा लगा ये भी सही है, ये भी सही। इतना कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज। तो ये सारी समस्याएं जो है वो प्रैक्टिस सेट से दूर होंगी। ये सीबीटी है, कंप्यूटर से आप दे सकते हैं, मोबाइल से दे सकते हैं, लैपटॉप किसी से भी दे सकते हैं। आप क्वेश्चन में टिक करेंगे, सबमिट करेंगे, लास्ट में स्कोर बताए क्या कितने सही किए, कितने गलत किए, सही का आंसर क्या है, गलत आपने क्या किया, कितना समय लगाया, सब आपको परफेक्ट बनाएगा, आपको वही माहौल देगा एग्जाम हॉल वाला, ठीक है। और हम आपको 90 प्लस प्रैक्टिस दे रहे हैं। कोई भी, मैं पूरे के पूरे क्लासेस की बात कर रहा हूँ, कोई भी 599 में 90 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी है जो आपको उपलब्ध करा रहा है। चयन की आप सब जानते हैं, आप यूट्यूब पर देखेगा, चयन की झड़ी लगी रहती है, ठीक है। आप देखिए, हमारे कोर्स कौन लेता है? जो पहले ले चुके हैं फिर लेते हैं। जो टीजीटी पास है वो पीजीटी के लिए ले रहे हैं, जो पीजीटी पास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ले रहे हैं, जो जिनका वैलिडिटी खत्म हो गई वो पुनः ले रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है, और मैं भी आपको विश्वास तोड़ना। देखिए, सब लोग अपना मेंस का अलग बैच चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम जो भी बैच पढ़ाते हैं काम वो ही पढ़ाते हैं। हमारा एक बैच लेंगे, चाहे टीजीटी की तैयारी करो, चाहे पीजीटी करो, चाहे एलटी, चाहे जे, चारों की तैयारी एक साथ कराते हैं। बाकी कोचिंग वाले ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कारण क्या है, जॉब की वजह से समय नहीं रहता, और दूसरी चीज हमारा टारगेट है उन बच्चों को टारगेट करना जिनके पास पैसे की कमी है और वाकई नीडी है। उनको जॉब दिलाने का हमारा उद्देश्य है, ना कि जिनके पास बहुत पैसा है वो तो अपना कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए नोट्स, किताबें, बुक, पीडीएफ सब फ्री में उपलब्ध कराया करते हैं। तो आज ही जुड़े, अधिक जानकारी कल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 नंबर, कहता है अकॉर्डिंग द कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन पीजीटी में बना था कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन बना था कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, ये गिवन बाय, किसने दिया था। तो ध्यान में रखना, पीटर मिशेल ने दिया था। ये क्वेश्चन बन चुका है, पीटर मिशेल ने दिया था, ध्यान में रखना।
कीमो जो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस है वो यह बताती है कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है, यह बताने की कोशिश करता है। एटीपी वही कह रहा है, वेयर इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश फॉर द एटीपी सिंथेसिस। ये तो वो कहता है कि जो कीमो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस है, वहां जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, तो वो कहता है स्ट्रोमा में होती है, थैलाकॉइड लूमेन में होती है, या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या साइटोप्लाज्म। तो ये प्राय कहाँ हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो देखिए एटीपी का निर्माण दो जगह होता है। कहाँ कहाँ? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, मेम्ब्रेन में। और कहाँ मेम्ब्रेन में? तो इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। दूसरा कहाँ होता है? दूसरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। अब यहां चूंकि उसने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की संरचनाएं दे रखी हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ गया कहाँ कहाँ होता है? मैंने दोनों ऑप्शन बताए। हमने ये भी बताया कि ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां भी होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो हम पहला ले लेंगे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो क्या है? इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नहीं नहीं नहीं, ये गलत लगा है, हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को सही करेंगे, ये वाला गलत लगाया था। ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो थैलाकॉइड लूमेन दिया है, तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। ठीक है, वो तो गलत लग दिया गया था, सी की जगह क्या हो, बी। देखिएगा, ऐसा ही गलती होती है, हम यहाँ सही बता रहे हैं और टिक देखिए आपके सामने ही गलत करके जा रहे हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में टिक भी गलत लगा रहे हैं। ठीक है, यही गलती आपके साथ भी होती है, यही गलती एग्जाम हॉल में हमसे भी हुई है और आपसे भी होती है, कि आपको क्वेश्चन आता है और गलती में ओवर कॉन्फिडेंस में आप टिक गलत जगह लगाते हैं, बाद में लगता है यार कैसे समझ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, which enzyme of the Krebs cycle is physically bound to the mitochondrial inner membrane। कहता है वो क्रेब साइकिल में जो एंजाइम पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम के नाम से जानते हैं, वो कौन है, तो वो है ऑप्शन बी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो कि प्राय क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो क्रेब साइकिल से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, which component is not involved in cyclic photosphorylation। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा कंपोनेंट भाग नहीं लेता है? इसको रट्टा मार के जाइएगा, ये मेंस में एग्जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पूछा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइल। आज ही हमने, हम आपको बता दें, आज ही हमने पेपर अपडेट किया है उस पर। हाँ चला गया। ईएलटी का हमने इस तरह के, हम आपको मॉडल पेपर बिल्कुल पेपर फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहे हैं, लक्ष्य बैच, विजेता और संकल्प, तीनों बैच में फ्री ऑफ कास्ट। जो हमारे लिए थे उनको ये सब फ्री सेवाएं हम देते रहते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं है। लगभग हमने सोचा है 10 से 15 कुछ पेपर कराएंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में जैसे फॉर्मेट में आया है। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ टीएमबी टोबैको मोजिक वायरस, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर आर्चीगोनिएट। तो आपको पता आर्चीगोनिएट, और हमने लिखा व्हाई आर द ब्रायोफाइट कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का उभयचर क्यों कहते हैं, ये आपको डिस्क्राइब करना है। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, मेंशन द लीस्ट 5 की डिफरेंस। फिर हमने लिखा है व्हाट इज द लिंकेज, इसमें डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हमने पेपर लिखा है, और बाद में हम आपको ये भी बताते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या करना है। हमने लिखा है साइंटिफिक ऑलवेज अंडरलाइन साइंटिफिक नेम, जैसे कि पक्सीनिया ग्रेमनिस, उसको अंडरलाइन करना है। और डायग्राम प्लेसमेंट, आपको डायग्राम बनाने, पॉइंट वाइज आपको आंसर देना, सब कुछ आपको अवेलेबल है। चलिए हम अब बात करते हैं, हाँ,
कहता है कि जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है, तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में जैसे यहाँ है कि पिगमेंट सिस्टम जो है ये, और यहाँ से ये जाता है, यहाँ लाइट पड़ी, और ध्यान में रखना यहाँ लाइट पड़ी, और लाइट से जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो आता है एफआरएस के बाद। एफआरएस मतलब फेरेडॉक्सिन रिडक्शन सिस्टम। फिर आता है फेरेडॉक्सिन के पास, ये क्या है, एफडी फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से आता है साइटोक्रोम बी 6। फिर आता है प्लास्टोक्यूनिन के पास, प्लास्टोक्यूनिन के बाद आता है साइटोक्रोम एफ। फिर आता है प्लास्टोसाइनिन के पास, तब फिर वही आ जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है विच कंपोनेंट नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम आपको बता दें यहां केवल एक एटीपी का निर्माण होता है। क्या? एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना एटीपी बनता है आपसे पूछेगा पहले ही नंबर, कितने एटीपी बनते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो एक एटीपी बनता है सिंगल। ठीक है, तो हमें एटीपी सिंथेज की जरूरत पड़ेगी। ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, हमारे पीछे आ रहा होगा, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, तो ये भी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन एनएडी पी की आवश्यकता नहीं होती, ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। तो ये जब नहीं बनेगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये कहीं भी नहीं आया है। साइटोक्रोम बी 6 कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल साइटोक्रोम बी 6 और एफ, देखिए साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी 6 ये दोनों यूज हुए। तो इसमें क्या यूज नहीं हुआ है, एनएडीपी कहीं यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो हमारे क्या यूज हुए, ये यूज हुआ, ये यूज हुआ, ये, जबकि क्या यूज नहीं हुआ है, नॉट इन्वॉल्व एनएडीपी रिडक्टेज जो है वो यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कहता है द वर्बर्ग इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वर्बर्ग इफेक्ट है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसके बारे में बताता है। तो हम आपको बता दें कि जो रोबिस्को एंजाइम है, रोबिस्को एंजाइम है, ये मतलब बिना पेंदी का लोटा है। एक्चुअली में ये अगर CO2 की कंसंट्रेट ज्यादा हुई तो इसको फिक्स करने लगता है, यदि O2 की कंसंट्रेट ज्यादा हो गई तो ऑक्सीजन को करने लगता है। तो ये बिना पेंदी का लोटा है, ध्यान में रखना। तो वर्बर्ग इफेक्ट यही कहता है, इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, इनविटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द हाई ऑक्सीजन। वो यही बताता है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो C3 जो साइकिल चलती वो बंद हो जाएगी, उसकी जगह C2 साइकिल आ जाएगी। यानी ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस हमारी रुक जाएगी। यही वर्बर्ग इफेक्ट बताता है कि ऑक्सीजन, और ये किस कारण होता है, रोबिस्को के कारण। रोबिस्को बिना पेंदी का लोटा है, CO2 है तो वो अलग काम करेगा फोटोसिंथेसिस, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेट ज्यादा हो गया तो फोटो रिस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो ये, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव द पेंटोज फास्फेट पाथवे, पीपीपी, पेंटोज फास्फेट पाथवे। ये क्या होता है, पेंटोज और फास्फेट जो पाथवे होता है ये क्या होता है। तो ये क्या करता है, ध्यान में रखना। कहता है टू जनरेट, ये क्या जनरेट करता है, जनरेट एनएडी पी, NADPH को जनरेट करता है फॉर एरोबिक रिएक्शन। जो एरोबिक रिएक्शन हो वहां NADPH को जनरेट करता है या NADPH को बनाता है। और ये अक्सर कहाँ देखने को मिलता है, तो कहता है सच एज लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो और ये क्या करता है, पैरेलल पाथवे ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस का पैरेलल वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम प्रोड्यूस एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड रूबिस्को 5 फास्फेट। बिल्कुल यही सही है। ये क्या करता है, किसका प्रोडक्शन, जनरेट किसको कर रहा है, NADH को, तो NADH एंड रूबिस्को 5 फास्फेट को जनरेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 कहता है, क्या कहता है, which metal ion present in center of
पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कई बार ये पीजीटी और टीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो पोरफायरिन रिंग होती है क्लोरोप्लास्ट की, सॉरी क्लोरोफिल की, जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके सेंटर में क्या पाया जाता है, केंद्र में, तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन बी हम सही है। इस तरह से मैग्नीशियम, यहाँ नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन और इस बीच में क्या है? मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12 नंबर पर। कहता है द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में के समय इवॉल्व होती है, निकलती है, कम्स फ्रॉम वाटर, पानी से निकलती है, ठीक है, ये तो मालूम है। वाज फर्स्ट प्रूव्ड यूजिंग विच आइसोटोप। यह प्रूव करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया गया था? तो एक रिएक्शन है, उससे पता चल जाएगा। सी 6CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ आइसोटोप यूज ऑक्सीजन 18, ये बना रहा था C6H12O6 प्लस H2O, और जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो ये निकल रही थी जल से। तो कौन सा आइसोटोप यूज किया गया था? O18, ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप यूज किया गया था, जिससे हमें यह पता चला था कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो प्रायः जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से। ठीक है, तो आइसोटोप कौन? फिर ऑक्सीजन का 80। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन C3 साइकिल। C3 साइकिल को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम प्रायः कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके? कैल्विन साइकिल। ध्यान में रखना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने में, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने में 6 टर्न, कितने? 6 टर्न कैल्विन साइकिल चलती है। कैल्विन साइकिल, 6 कैल्विन साइकिल चलती है। ठीक है, एक ग्लूकोज अणु को बनाने में 6 कैल्विन साइकिल चलती है, तब एक ग्लूकोज का अणु बनता है। तो वहां कहता है कितने एटीपी यूज होते हैं? तो एक कैल्विन साइकिल में कितने होते हैं? 3 एटीपी यूज होते हैं, और 2 NADPH यूज होते हैं एक केल्विन साइकिल में। तो एक शुगर मॉलिक्यूल बनने में कितने होंगे? 6 साइकिल चलेंगी। तो गुणा 6 गुणा 6, तो 6 × 3 18 एटीपी, और 6 दूनी 12 NADPH। कितना हो गया? 18 और 12। ऑप्शन बी सही है, 18 एटीपी और 12 NADPH यूज होंगे। कितने यूज होंगे? तो 18 एटीपी और 12 NADPH यूज होंगे। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन कैल्विन साइकिल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। कैल्विन साइकिल में प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? तो हम आपको बता दें कि कैल्विन साइकिल में अक्सर पूछ देता है कौन सा आइसोटोप यूज हुआ था स्टडी के लिए, तो वो था C14। कौन सा? C14। और कभी कभी पूछ देता है कौन सा एल्गी यूज हुआ था स्टडी के लिए, तो क्लोरेल्ला यूज हुआ था। कौन सा यूज हुआ था? क्लोरेल्ला यूज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ वो कौन है जो CO2 को फिक्स करता है? वो है RUP, राइबोज बाई फास्फेट। तो आज ऑप्शन हम क्या यूज करेंगे? बी को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर नजर डालते हैं। 15 कह रहा है द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C4 साइकिल। C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? तो हमने आपको इसमें बताई था कि इसमें कौन सी पाई जाती है? क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। एनाटॉमी, यहाँ दोनों प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। पेज भी भाग लेता है, और कौन सा? रूबिस्को, ये भी बताया था। रूबिस्को, हमने कहा था रूबिस्को पाया जाता है बंडल ऑफ सीथ में, बंडल ऑफ सीथ में पाया जाता है, और फिर पाया जाता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में, यही तो हमने बताया था। यहाँ जो पिप से क्या बनता है? तो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनता है, जो कि C4 कंपाउंड है, इसीलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन बी है ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, OAA।
फिर क्वेश्चन पूछता है विच कॉम्प्लेक्स इन द ईटीसी, ईटीसी का मतलब सुन रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सेंटर है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेंटर है, तो विच कॉम्प्लेक्स इज द ईटीसी कंटेन्स साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री। तो जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किससे किससे मिलकर बना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एम एन और किससे बना होता है, एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेस, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। आपसे पूछ देगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसका बना होता है, तो एफ एम एन और सॉरी एफ एम एन और एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस से। अगर पूछे कॉम्प्लेक्स सेकेंड किससे मिलकर बना होता है, तो एफ ए डी एच टू डी हाइड्रोजिनेस से मिलकर बना होता है। अगर पूछेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड किसका बना होता है, तो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी से मिलकर बना होता है। अगर पूछेगा कॉम्प्लेक्स फोर किससे बना होता है, तो साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थ्री, और क्या पाया जाता है, दो कॉपर मॉलिक्यूल। ये तीन चीजें साइटोक्रोम ए थ्री और दो कॉपर मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स फोर बनाते हैं। उसने कहा साइटोक्रोम ए और ए थ्री किस में पाया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में पाया जाता है। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे, डी को सही करेंगे। ठीक है, एक पाया जाता है, हाँ, एक पाया जाता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये किसका बना होता है, तो एटीपी सिंथेटेस का बना होता है, को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो हमने सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी है जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर पे कहता है द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग वन कंप्लीट टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। एक क्रेब साइकिल चढ़ने में कितने टर्न, सॉरी एक क्रेब साइकिल चलने में, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ क्रेब साइकिल चलती है, तो कहता है कितने CO2 के जो मॉलिक्यूल हैं वो बाहर आउट होते हैं या निकलते हैं। तो इसके लिए हम आपको सीधे साइकिल पर ले चलेंगे। चलिए यहाँ आप देखते हैं ये पूरी साइकिल चल रही है और साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल हमारा ये निकल रहा है एक CO2 मॉलिक्यूल। कहाँ निकल रहा है, ऑक्सैलो सक्सिनेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के मध्य निकल रहा है, और दूसरा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनिल को एंजाइम ए में निकल रहा है। चूंकि ये 5 कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट 5 कार्बन है, और सक्सिनिक को एंजाइम ए 4 कार्बन है, तो एक कार्बन लूज होगा, एक कार्बन बाहर निकलेगा। तो वो एक कार्बन किस रूप में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और इसी तरह ऑक्सैलो सक्सिनेट 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। इससे अगर एक कार्बन निकल जाएगा तो 5 बचेगा। तो इस तरह कहाँ निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये सॉरी ये नहीं, ये CO2। तो कितनी जगह, एक और दो, तो एक और देखिए पूरी साइकिल में और कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा क्रेप साइकिल में। तो कितने निकलते हैं, तो एक क्रेप साइकिल में CO2 मॉलिक्यूल कितने रिलीज होते हैं, तो दो, एक क्रेप साइकिल में दो। और अगर पूछेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में दो क्रेप साइकिल चलती हैं, क्योंकि दो पाइरुविक एसिड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रिस्पिरेटरी क्वेटेंट आरक्यू फैट से जनरली, फैट का जो आरक्यू होता है वो होता है 0.7। एक किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, और मोर देन वन किसका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में कनेक्टिव लिंक क्या होता है, तो अगर ये देखेंगे तो देखिएगा ये पायरुविक एसिड है, ग्लाइकोलिसिस से बनी, और ये क्रेब साइकिल है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, एसिटिल कोएंजाइम है, जो कि क्रेब साइकिल को और ग्लाइकोलिसिस दोनों को कनेक्ट करता है, वो है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ऑप्शन सही करेंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए, जो दोनों को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डीसीएमयू, डीसीएमयू पदार्थ होता है इनहिबिट फोटोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग
इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन। डीसीएमओ जो होता है एक हार्बिसाइड होता है। एक्चुअली में आपने देखा हो, कभी आपने सोचो आप बायो के स्टूडेंट हैं, कि जो हार्बिसाइड डाले जाते हैं, आप खेत में हार्बिसाइड डालते हैं तो घास वगैरह मर जाती है, ठीक है, घास मर जाती है ना। वो किसको ब्लॉक करता है? तो वो जो डीसीएमओ होता है, वो हार्बिसाइड होते हैं, वो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जेड स्कीम आप पढ़े ये वाली, ये जो हमने स्कीम पढ़ाई थी जेड स्कीम, तो ये जो जेड स्कीम है, तो ये जेड स्कीम में पिगमेंट सिस्टम सेकेंड और प्लास्टोक्यूनिन को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता और एनर्जी प्रोडक्शन हो नहीं पाता और पौधा मुरझाकर मर जाता है। तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन कैंप प्लांट किस में पाया जाता है? सकुलेंट प्लांट, यानी मांसल पौधे, ऐसे पौधे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, पानी संचित करते हैं, इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कम हो। तो कहता है स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग, इनके स्टोमेटा कब खुलते हैं? तो इनके स्टोमेटा प्राय रात्रि में खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस फॉर ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन होता है वो किस में पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर द ईटीसी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है या जो चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है, उसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो कौन होता है? यूबिक्विनोन होता है, या साइटोक्रोम सी होता है, या बोथ ए और बी? तो दोनों होते हैं, यूबिक्विनोन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है कैरियर का, और साइटोक्रोम सी दोनों करते हैं। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाउ मेनी टन्स ऑफ क्रेब साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में हाउ मैनी नंबर क्रेब साइकिल के होंगे, कितने क्रेब साइकिल के नंबर होंगे, ये आपको बताना है, 1 2 3 या 6। आप आंसर करेंगे और 25 को भी करेंगे। रेड ड्राफ्ट इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। रेड ड्राफ्ट इफेक्ट, अभी ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया रेड ड्राफ्ट इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? कैल्विन ने, हिल ने, इमर्सन ने या ब्लैकमैन ने? और एक और क्वेश्चन आपको देंगे, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन, या साइटोक्रोम, या प्लास्टोसाइनिन? आप आंसर करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।